हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 18 अक्टूबर 2023 का जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज अपकमिंग दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए एंड जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के लिए भी। ना सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि ये जो न्यूज़पेपर है 18 तारीख का, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं या रेलेवेंट है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन खबरों में से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको इसमें से किसी डाटा का इस्तेमाल करना है तो पहली बात तो ये कि GS1 GS2 या GS3 में से किस पेपर में सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कैसे इस डाटा का यूज करना है आंसर राइटिंग में, इन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं आज का सेशन 18 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में। चलें देखते हैं। तो जो पहली न्यूज है उसमें हमको बताया गया है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली द लेजिस्लेचर कैन रिकॉग्नाइज और रेगुलेट क्वीर मैरिज। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे में अपना फैसला देते हुए, एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये बोला है कि सिर्फ लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने की जो आपकी संस्थाएं हैं, सेंट्रल के लेवल पर पार्लियामेंट या स्टेट के लेवल पर अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये जो आपकी संस्थाएं हैं, और इसमें भी स्पेसिफिकली जजमेंट में बात पार्लियामेंट की गई है। तो इसमें कहा यह गया है कि सिर्फ आपका लेजिस्लेचर या फिर इसको आप पार्लियामेंट मान सकते हैं, सिर्फ इन्हीं के पास में यह अधिकार है कि वो मैरिज, क्वीर मैरिज को या तो रिकॉग्नाइज करे या फिर रेगुलेट करे। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि ये क्वीर मैरिज आखिर क्या चीज होती है, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर LGBTQ प्लस इस कम्युनिटी में से अगर कोई मैरिज करना चाहता है या फिर इस कम्युनिटी में से इसके जितनी भी कैटेगरीज इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आती हैं, अगर उसमें से कोई दो इंडिविजुअल शादी करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्वीर मैरिज की कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बट फिलहाल समझने के लिए अगर LGBTQ कम्युनिटी का कोई व्यक्ति में अगर कोई कपल है और दो लोग शादी करना चाहते हैं, पुरुष पुरुष अगर शादी करना चाहते हैं, महिला महिला अगर शादी करना चाहती हैं, ट्रांसजेंडर और इस तरीके से अगर इस कम्युनिटी की कोई और कैटेगरी का व्यक्ति शादी करना चाहता है, तो इस तरीके की जितनी भी मैरिजेस होती हैं इसको आप क्वीर मैरिज मान सकते हैं। डेफिनेशन और ब्रॉड है, अभी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए अपने को इतना ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि क्वीर मैरिजेस जो हैं, इन क्वीर मैरिजेस को मान, यानी कि इस तरीके के अगर कपल्स के बीच में शादी होती है तो इस तरीके की शादी को मान्यता देनी है या नहीं देनी है, रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, इसका पावर या फिर इसका अधिकार लेजिस्लेचर के पास है, कानून बनाने की संस्थाओं के पास है, और इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सिंपली पार्लियामेंट के पास है। ये एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है, इसकी वजह है। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं और उसके बाद में फिर आपको ये बात समझ में आएगी। उसके पहले एक सवाल कि आखिर कोर्ट ने इस तरीके का जजमेंट क्यों दिया, तो इसके पीछे कोर्ट ने लॉजिक या आर्ग्यूमेंट ये दिया है, सिंस देयर वाज नो फंडामेंटल और अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी, द कोर्ट देयरफॉर कैन नॉट इंटरवीन। यानी कि कोर्ट का कहना यह है कि शादी करना या ना करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर या अपनी अगर उसकी डिजायर है तो उस पर निर्भर करता है। शादी करना कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं, और जहां पे फंडामेंटल राइट्स के मसले नहीं आते हैं वहां पे कोर्ट जनरली या सुप्रीम कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये मैटर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं डिटेल में, तब आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। देखिए हुआ क्या था, हमारे संविधान में एक आर्टिकल हुआ करता था, या हमारे लॉ में एक आर्टिकल हुआ करता था 377। अब ये जो आर्टिकल है 377, इस आर्टिकल के तहत में होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो अपराध हुआ करती थी। यानी कि भारत में अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी या फिर समलैंगिकता को अगर प्रैक्टिस करेगा और पकड़ा जाएगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 377 के तहत में होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध थी। होमोसेक्सुअलिटी जो था वो एक क्रिमिनल एक्ट था, ठीक है। अब होता यह है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और उसमें यह कहा जाता है कि भाई ये जो आर्टिकल 377 है हम लोग इसको स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। आर्टिकल 377 को स्ट्रक डाउन किया जा रहा है। अब आर्टिकल 377 को जब स्ट्रक डाउन किया गया तो उसमें फिर व्यवस्था ये दी गई कि होमोसेक्सुअलिटी
क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अगर कोई दो कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स, दो अगर आपके वयस्क हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल्स अगर आपस में अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अगर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं, गे कपल हो गया वो आपस में अगर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं, या फिर अगर एक लेस्बियन कपल हो गया और वो आपस में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना प्राइवेसी में वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। और आर्टिकल 377 को स्ट्रक डाउन किया जाता है। अब से प्राइवेट में अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी की प्रैक्टिस करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा। ये 2017 में फैसला आ गया था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में फिर यह बोला गया कि क्योंकि 377 या फिर आर्टिकल 377 अब जो है हटा दिया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, और होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक क्राइम नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी जो है अब एक क्राइम नहीं है। तो जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, इनको अगर आप साथ रहने की इजाजत देते हैं, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखने की इजाजत देते हैं, होमोसेक्सुअलिटी की प्रैक्टिस करने की इजाजत प्राइवेट में अगर मिली हुई है, तो भाई इनको शादी करने का भी अधिकार दे दो। अब शादी करने का अधिकार अगर मिल जाएगा तो फिर एक सिविल यूनियन जो होता है, शादी का मतलब एक दो, अगर दो व्यक्ति या एक महिला और एक पुरुष साथ में आते हैं और शादी करते हैं तो एक सिविल यूनियन होता है। शादी के बाद में फिर आपको कई सारे राइट्स भी मिल जाते हैं। पत्नी के अपने कुछ राइट्स होते हैं, पति के अपने कुछ राइट्स होते हैं, एक कपल के तौर पर उनके अपने कुछ राइट्स होते हैं। तो इस तरीके से एक सिविल यूनियन जब बनता है, जब शादी या विवाह की प्रक्रिया की जाती है एक दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उनको एक विवाह के बंधन में बांधा जाता है, तो उसके चलते उनके फिर अपने कुछ इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स बनते हैं। सरकार की तरफ से या स्टेट की तरफ से उनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं और कुछ लाइबिलिटीज भी बनती हैं उनके ऊपर। एक कपल जो है वो अपने आप में एक अलग चीज है कि आप एक महिला और एक पुरुष साथ साथ रिलेशनशिप में आए, साथ रहे, या उनका जो भी रिश्ता वगैरह है, और उन्हीं दोनों की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में जो मैरिज है, जो एक सिविल यूनियन है, इसके अब ये जो कंडीशन है ये एकदम अलग परिस्थिति हो जाती है। साथ होना या एक रिलेशनशिप में होना वो एक अलग चीज है, और शादी कर लेना और एक सिविल यूनियन में आ जाना वो एक अलग चीज है। तो याचिका ये लगाई गई थी कि क्योंकि अब होमोसेक्सुअल कपल्स जो हैं, होमोसेक्सुअलिटी की अगर प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में रहते हैं, उनका रिश्ता है, अगर ये क्राइम नहीं है तो फिर इनको शादी करने की भी इजाजत दे दी जाए। और इस याचिका में आगे ये बोला गया कि हमारे यहाँ एक कानून है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट की खासियत यह है कि अगर कोई कपल नॉर्मल जो उसका पर्सनल लॉ है उसके तहत में शादी नहीं करना चाहता तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में शादी कर सकता है। या फिर अगर दो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं और वो आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो साथ में शादी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर लें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बोलता है कि किसी भी मुस्लिम की जनरली जो शादी है वो मुस्लिम के साथ में जब होगी तभी वो वैलिड मानी जाती है। तो अगर एक मुस्लिम लड़की ने अगर लेट से एक हिंदू लड़के से शादी कर ली तो उस कंडीशन में मुस्लिम लॉ के अनुसार वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब क्योंकि वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी या फिर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगे, तो उसके चलते इस यूनियन से इस मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के की अगर शादी हुई और इससे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके फिर राइट्स वगैरह में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या उनको फिर उस तरीके के राइट्स नहीं मिलेंगे जब लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम्स होते हैं तब जो राइट्स मिलने वाले थे। तो इस तरीके की परेशानियों से बचने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया हुआ है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में शादी करते हो तो आपके पर्सनल लॉज के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फिर आप दोनों के ऊपर लागू नहीं होते और आपका जो सिविल यूनियन है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब 377 के डीक्रिमिनलाइज होने के बाद में आपका जो एलजीबीटी क्यू का जो कपल है, एक दो कपल्स ने एक याचिका लगाई कि भाई अगर आपने, कोर्ट ने ये माना है कि हम जो कपल्स हैं एलजीबीटी क्यू के वो साथ साथ रह सकते हैं, ये होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, हमारे रिलेशनशिप्स भी जो है वो ठीक है, मतलब होमोसेक्सुअलिटी आप पब्लिक में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते बट हमारे रिलेशनशिप्स वगैरह में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर दो कंसेंटिंग इंडिविजुअल साथ में रह रहे हैं। तो अगर दोनों को साथ में रहने की इजाजत है तो फिर हमको शादी करने की भी इजाजत होनी चाहिए। यह बोलते हुए एक याचिका लगाई गई थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, क्योंकि इस स्पेशल मैरिज एक्ट में यह लिखा हुआ है कि एक लड़का और एक लड़की जो है, एक महिला और पुरुष जो है, मेल और फीमेल जो है वो शादी कर सकते हैं। याचिका में यह बोला गया था कि मेल और फीमेल की जगह पे आप एक काम करिए, यहां पे आप इंडिविजुअल वर्ड डाल दीजिए।
अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड डाल देते हैं तो इससे ये जो पूरा का पूरा एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, वो जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। अभी इस एक्ट के तहत में एक लड़का और एक लड़की, एक महिला और पुरुष, एक मेल और फीमेल शादी कर सकते हैं। एक बार जब आपने वहां से मेल और फीमेल हटा के वहां पर दो इंडिविजुअल डाल दिया कि दो इंडिविजुअल शादी करते हैं, कर सकते हैं, तो इसकी इसके तहत में होगा ये कि एलजीबीटीक्यू के जो कपल है, अगर कोई एक लेस्बियन कपल है, अगर कोई एक गे कपल है, तो फिर ये लोग भी आपस में शादी कर सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी जो फिर अगर सिविल यूनियन बन जाएगा, शादी हो जाएगी, तो फिर उसके तहत में जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज हैं वो भी एक नॉर्मल कपल की तरह हमको मिलेंगी, तो उसका भी फिर हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से एक याचिका लगाई गई थी। अब उस याचिका के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और बहुत पाथ ब्रेकिंग फैसला है। इसमें कोर्ट ने यह बोला है कि भैया ऐसा है कि शादी किसी भी कपल की जो एलजीबीटीक्यू से बिलोंग करता है या फिर जो क्यूर कपल या क्वीर कपल है, इस क्वीर कपल की शादी माननी है या नहीं माननी है, इसको संवैधानिक इसको जो है आपका वैलिडिटी देनी है या नहीं देनी है, लीगली रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, ये कोर्ट के बस की बात नहीं, या ये कोर्ट की पावर्स के बाहर है। ये करने की पावर लेजिस्लेचर के पास है या फिर पार्लियामेंट के पास है। वो चाहे तो कानून बनाकर क्वीर मैरिज को स्वीकार कर लें, चाहे तो वो कानून ना बनाए और क्वीर मैरिज को स्वीकार ना करें। अब ये कहने के पीछे की वजह यह है कि शादी करना फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और आपके जितने भी नागरिक हैं उनके एक फंडामेंटल राइट्स का गारंटर बनाया गया है, तो इस नाते इन्होंने केस ये लगाया था कि अगर हमको जो अगर साथ रहना हमारा फंडामेंटल राइट है या फिर हमें आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एक पुरुष अगर एक पुरुष को फ्रीडम ऑफ चॉइस के चलते उसके साथ में अगर रह सकता है कंसेंट से, या एक महिला अगर एक महिला के साथ में लेस्बियन रिलेशनशिप में कंसेंट से फ्रीडम ऑफ चॉइस के तहत में रह सकती है, अगर ये फंडामेंटल राइट है, तो इसी को एक्सटेंड करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में शादी करने की भी परमिशन दे दो। तो कोर्ट ने ये बोला है कि साथ रहना ना रहना उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस तो आपके पास में है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। शादी करना या ना करना फंडामेंटल राइट नहीं है, वो तो आदमी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो क्योंकि राइट टू मैरी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए कोर्ट इसमें किसी तरीके का दखल नहीं दे सकता, इसमें कोर्ट किसी तरीके की दखलंदाजी नहीं कर सकता। एंड यहां से कोर्ट ने जो बॉल है वो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के पाले में डाल दिए। अब पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो कानून बनाकर आपको वैलिडेशन दे दे तो ठीक, और अगर पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती तो वो वैलिडेशन आपको फिर नहीं मिलेगा। अब ये बड़े अपने आप में पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है, इसके अभी काफी रेपरकशंस होने हैं, किस तरह से हम लोग उस पर बात करेंगे। अब ये जो क्वीर कपल है या फिर ये जो क्वीर शब्द आया है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को डिटेल में देखते हैं। Queer is often used as an umbrella term for people who are not straight or who don't identify with their assigned sex at birth। यानी कि क्वीर का मतलब क्या है? क्वीर एक अम्ब्रेला टर्म है, कई सारे तरीके के लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है, या फिर कई सारी कैटेगरी के लोग जो हैं वो क्वीर शब्द की मदद से डिफाइन किए जाते हैं। जनरली क्वीर उन लोगों को बोला जाता है जो स्ट्रेट नहीं है, यानी कि अगर कोई पुरुष है और वो महिलाओं की तरफ आकर्षित नहीं होता, अगर वो पुरुषों की तरफ आकर्षित होता है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति स्ट्रेट नहीं है। इसी तरह से अगर कोई महिला है, अगर वो पुरुषों की तरफ आकर्षित नहीं होती है, वो महिलाओं की तरफ आकर्षित होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये महिला स्ट्रेट नहीं है। इसकी जो सेक्सुअलिटी है वो दूसरी है। तो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेट नहीं है, अगर कोई महिला या फिर अगर कोई पुरुष उसका जो अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, वो अपने या तो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर हो सकता है दोनों सेक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होता हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये जो व्यक्ति है वो क्वीर है। उसको कहने की अगर वो पुरुष है और वो पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो आप उसे गे बोल दोगे। अगर वो महिला है और वो महिला की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो आप उसको भाई एक लेस्बियन बोल दोगे। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको फिर आप ट्रांसजेंडर बोल दोगे, इस तरीके से। मगर अब इन सारे लोगों के लिए अगर एक नॉर्मल या फिर एक जनरल टर्म इस्तेमाल करना है, तो आप इनको लेस्बियन, गे ये सब बोलने की जगह क्वीर बोल दो, तो उससे काम चल जाएगा। तो क्वीर का मतलब क्या है? क्वीर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेट नहीं है, जो अपने सेक्स के अपोजिट सेक्स की तरफ में अट्रैक्ट नहीं होता, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो उस जेंडर के साथ में या फिर उस सेक्स के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता जो जन्म के वक्त उसका था। यानी कि अगर एक बच्चा पैदा होता है और वो लड़का है या फिर वो मेल है, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं कि वो मेल्स की तरह बिहेव नहीं करता, या फिर वो अपने आप को मेल नहीं मानता। इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक पुरुष के शरीर में कैद एक महिला है। तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई ये जन्म से तो लड़का है, मगर ये अपने आप को उस जेंडर के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करता। इसी तरीके से अगर एक महिला है, मगर वो या फिर एक बच्ची है जो पैदा हुई है और वो जन्म के वक्त में तो लड़की है, मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो हमको पता चलता है कि भाई वो एक लड़के की तरह जो है बिहेव करती है, वो एक लड़की की तरह अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती। एक महिला की कैद में एक महिला के शरीर में कैद एक पुरुष
का माइंडसेट या थॉट प्रोसेस उस तरीके से। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को उस जेंडर के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करता जिसके साथ में जो उसको बर्थ के वक्त में असाइन किया गया था, तो उसके लिए भी हम लोग जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो है क्वीर। तो क्वीर शब्द का मतलब अब क्लियर हो जाना चाहिए, ये कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति को डिटरमाइन नहीं करता, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। लेस्बियन, गे और आपके जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांससेक्सुअल्स होते हैं, इन सब लोगों के लिए जो है शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां से अपने को क्लियर हो गया कि क्वीर एक अम्ब्रेला टर्म है, या तो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो स्ट्रेट नहीं है, या फिर जो उस जेंडर के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करते जो बर्थ के वक्त में उनको मिला था। पीपल में ऑल्सो आइडेंटिफाई एज क्वीर इफ दे डोंट फील दैट द टर्म लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांस फुल्ली रिप्रेजेंट देम। अब कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि एक व्यक्ति को अगर हम कह दें कि भाई तुम गे हो, और वो बोले कि मैं पूरी तरीके से गे शब्द के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करता, कुछ मेरे अंदर होमोसेक्सुअलिटी की प्रवृत्तियां हैं, मगर मैं पूरी तरीके से गे नहीं हूं। लेट्स से कि कोई व्यक्ति है वो महिलाओं की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, वो पुरुषों की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, तो उसको आप बाइसेक्सुअल बोल सकते हो, मगर आप उसे गे नहीं बोल पाओगे फिर, क्योंकि गे का मतलब है जो पूरी तरफ सिर्फ आपके पुरुषों की तरफ आकर्षित हो। यही बात महिलाओं पे लागू होती है कि अगर कोई महिला सिर्फ महिलाओं की तरफ आकर्षित हो रही है तब तो लेस्बियन कहलाएगी, बट अगर वो महिला पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित हो रही है तो फिर उस कंडीशन में आप उसे लेस्बियन नहीं कह सकते, उसको आपको बाइसेक्सुअल कहना पड़ेगा। और भी जो प्रवृत्तियां होती हैं लोगों में कि आप अगर पूरी तरीके से ना लेस्बियन शब्द के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ना गे शब्द के साथ में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ना बाइसेक्सुअल शब्द के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ना ट्रांस शब्द के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी शब्द आपको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसी कंडीशन में भी हम लोग क्वीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वीर शब्द के अंदर ये जितनी कैटेगरीज हैं वो सब आ जाती हैं, और इन सब लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भैया लेजिस्लेचर या के पास में ही ये पावर है कि या तो वो शादी, आपकी जो शादी या फिर सिविल यूनियन है उसको रिकॉग्नाइज करे या फिर उसको रेगुलेट करे। हम ये काम नहीं कर सकते, क्वीर मैरिज का रिकॉग्निशन या रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। साथ रहना चाहते हो कपल के तौर पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हो डजंट मैटर, उसका स्टेट से या समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। मगर शादी करना या ना करना क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है इसलिए हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इसके लिए आपको पार्लियामेंट के पास में जाना पड़ेगा। क्वीर मैरिजेस के केस में ये बात उन्होंने क्लियर कर दी, और क्वीर शब्द क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो पूरा का पूरा जजमेंट आया है ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा आया है। आप थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट दिया जाता है वो एक ओपन कोर्ट से दिया जाता है। ओपन कोर्ट का मतलब सारी कार्रवाई पब्लिक में या जनता के सामने होती है। पहले तो ये था कि जब आपका वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तब तक आप जाके बैठ सकते थे वहां पे, जो भी व्यक्ति है और प्रोसीडिंग देख सकता था। बट अब जब से वीडियोग्राफी अलाउड हो गई तो तब से तो फिर आप यूट्यूब पर भी, आप जहां पर भी वो वीडियो अवेलेबल है कोर्ट की प्रोसीडिंग के, वो देख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो ओपन कोर्ट से दिए जाते हैं, मतलब कोई भी जाके वहां पे प्रोसीडिंग देख सकता है। अब या जनरली जो मुकदमे हैं या तो उनका मिनिमम एक 3 जजेस की बेंच उनको सुनती है। नॉर्मल जो मुकदमे होते हैं कम से कम 3 जजेस की बेंच जो है उसको सुनती है, यानी कि 3 जजेस एक साथ बैठ के पूरा मुकदमा सुनते हैं और उसके बाद वो लोग फैसला देते हैं। कई केसेस ऐसे हैं जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है एक ऐसी बेंच जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब एक ऐसी बेंच होता है जिसमें कम से कम 5 या 5 से ज्यादा जजेस होते हैं। अगर इस तरीके की बेंच बनाई जाती है तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब ये जो पूरा फैसला आया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा आया है जिसमें 5 जजेस थे। अब इन 5 जजेस ने 3-2 की मेजोरिटी से फैसला दिया है। मतलब 3 जजेस ने ये बोला है कि क्वीर मैरिज को हम लोग इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि शादी करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है। 2 जजेस ने ये फैसला दिया था कि ये लोग जो बोल रहे हैं इसको मान लेना चाहिए और स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बना के इनको भी जो है शादी करने का अधिकार या रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो ये जो 2 जजेस ने फैसला दिया ये आपका माइनॉरिटी जजमेंट हो गया, और 3 जजेस ने जो फैसला दिया वो आपका मेजॉरिटी जजमेंट हो गया। तो 3-2 से जो है ये जजमेंट दिया गया है। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला सुनाया था। अब इसको अपने को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। So in spite of the fact that all the 5 judges of the bench unanimously accepted that it was time to end discrimination towards same-sex couple, but still they could not reach a consensus on providing relationship between queer couples the status of legally recognized civil union. The judgment was given by a majority of 3-2. मतलब ये कि पांचों जजेस जो जिन्होंने बैठकर ये पूरा आपका मुकदमा सुना है और उसके बाद फैसला सुनाया है, पांचों जजेस इस एक बात के ऊपर सहमत हैं, वो मानते हैं कि जो आपके सेम सेक्स कपल्स होते हैं इन
या फिर जो क्वीर कपल्स होते हैं इनके खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, इसको खत्म होना चाहिए। किसी को हक नहीं बनता कि कोई जो है किसी की सेक्सुअलिटी को लेकर उसको परेशान करे या किसी कपल को जो है सताया जाए या परेशान किया जाए। मनोज वाजपेयी साहब की एक बहुत बढ़िया पिक्चर है जिसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ जो पिक्चर है उसमें यह बताया गया है कि एक प्रोफेसर थे मराठी के, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मराठी पढ़ाते थे, और वो जो थे अनमैरिड थे। अब उनका, वो शायद गे थे, अब उनका एक पार्टनर रहा होगा। अब वो अपने घर के अंदर है, वो कुछ भी कर रहे हैं अपने क्वार्टर में, लोगों ने आके खटखटाया, गेट तो गेट तोड़ के अंदर घुस गए और उसके बाद में फिर उनको मारा पीटा, 10 चीजें हुई, एक अच्छा खासा स्कैंडल हो गया था। इसके ऊपर एक पिक्चर बनी है अलीगढ़, तो उसमें होमोसेक्सुअल कपल्स के बारे में बताया गया है कि कितना परेशान किया जाता है समाज में अगर पता चल जाए कि कोई व्यक्ति गे है या फिर कोई अगर लेस्बियन है या कोई एक कपल जो है वो होमोसेक्सुअल है और साथ में रहते हैं सारी चीजें, तो समाज जीने नहीं देता, प्रताड़ित कर देता, हर तरीके से बॉयकॉट करता है, परेशान करता है, 10 तरीके की चीजें। अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो अलीगढ़ मूवी देख सकता है, मनोज वाजपेयी साहब की बहुत बढ़िया एक्टिंग है, आपको समझ में आएगा कि सामाजिक तौर पर इस तरीके के कपल्स के साथ में दिक्कतें क्या है। तो उस बात को समझते हुए कि समाज जो है बहुत एक गलत दृष्टि से, बड़े कंटेंट की नजर से इस तरीके के कपल्स को देखता है, पांचों जजेस इस बात के ऊपर एक मत है, वो मानते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सेम सेक्स कपल्स के खिलाफ वो खत्म होना चाहिए, इसको समाप्त करने का वक्त है, इसको समाप्त करना चाहिए। मगर उसके बाद भी पांचों जजेस इस बात के ऊपर एक राय या फिर एक मत नहीं बना पाए कि ये जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं या फिर ये जो क्वीर कपल्स होते हैं, इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, इसको आप लीगली एक सिविल यूनियन मानोगे या नहीं मानोगे। अगर एक महिला और एक पुरुष शादी करते हैं, अपने पर्सनल लॉ के तहत में करें, हिंदू रीति रिवाजों से करें, क्रिश्चियन रीति रिवाजों से करें या किसी और रीति रिवाज से करें, एक महिला और पुरुष शादी करते हैं, तो उस कंडीशन में भी उसको जो है लीगली रिकॉग्नाइज, और उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो लीगली रिकॉग्नाइज सिविल यूनियन माना जाता है उस शादी को। अगर आप एक कपल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में शादी करता है, लड़का लड़की या महिला पुरुष, तो उसको भी जो है आपका सिविल यूनियन माना जाता है। मगर अब यहां पर ये इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पांचों जजेस ये मान रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन है इसे खत्म होना चाहिए, उसके बाद भी वो इस एक बात पर एक मत नहीं हो पाए कि इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उसको हम लोग सिविल यूनियन का दर्जा दें या ना दें, यानी कि शादी के बराबर की मान्यता दें या ना दें। 2 जजेस इसके फेवर में थे, 3 जजेस इसके फेवर में नहीं थे, तो 3-2 के जजमेंट से ये फैसला दिया गया। मेजॉरिटी 3 जजेस इसको सिविल यूनियन का रिकॉग्निशन नहीं देना चाहते थे, तो अल्टीमेटली जो फाइनल जजमेंट है वो ये है कि सिविल यूनियन का दर्जा तो इनको अभी तक नहीं मिला है। रिलेशनशिप बनाओ रहो वो सारी दिक्कत नहीं है, मगर आपको सिविल यूनियन या फिर शादी के बराबर का दर्जा आपके रिलेशनशिप को नहीं दिया जाएगा, अगर आप क्वीर कपल हो या फिर आप सेम सेक्स कपल हो। ठीक है जी। अब ये जो बेंच बैठी थी इसमें 5 जजेस कौन कौन से थे वो देख लेते हैं, और किसने कौन सा जजमेंट दिया था वो देख लेते हैं। पहले तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो इस बेंच में शामिल हैं। दूसरे जस्टिस संजय कृष्ण कौल, तीसरे हैं जस्टिस एसआर भट्ट, चौथे हैं जस्टिस पीएस नरसिम्हा और पांचवें हैं जस्टिस हिमा कोहली। तो इन 5 लोगों ने मिलकर ये पूरा का पूरा फैसला दिया है। इसमें से जो 2 जजेस हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस संजय कृष्ण कौल, ये फेवर में थे कि इनको जो है सिविल यूनियन का जजमेंट, इनको जो है सिविल यूनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए, सिविल यूनियन इनको माना जाना चाहिए, और इनकी जो शादियां हैं उनको सिविल यूनियन मान के जो भी एक मैरिड कपल को फायदे या बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय कृष्ण कौल ने ये बात कही थी, उन्होंने अपने जजमेंट में इस बात को माना था। 3 जजेस एसआर भट्ट, जस्टिस एसआर भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली ने इस बात को मानने से मगर मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है शादी करने का या ना करने का, इसके ऊपर कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट बनाएगा, और वो फिर आपको ये राइट दें तो दें, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है इसलिए हम आपको ये पावर या फिर ये अथॉरिटी या फिर ये ऑर्डर नहीं दे सकते। तो इन 3 लोगों ने इसके खिलाफ में जजमेंट दिया। अब ये जो फाइनल जजमेंट इन 3 लोगों का प्रिवेल हुआ, जिसके नतीजे जो अल्टीमेटली माना जाएगा वो मेजॉरिटी जजमेंट है, और जो ये 2 लोगों का जजमेंट है या फिर ये जो आपके 2 जस्टिस है इनका जो जजमेंट है इसको माइनॉरिटी जजमेंट माना जाएगा। तो माइनॉरिटी जजमेंट जिसमें इनकी बातों को एग्री किया था, इनकी बातों के साथ इनको ये सारे राइट्स देने का जो है प्रावधान किया गया था, वो जजमेंट इन 2 जजेस ने दिया था, और 3 मेजॉरिटी जजेस जिनका जजमेंट या फिर जिनका जो फैसला है वो प्रिवेल करेगा, उन्होंने ये जो फैसला दिया था कि ये अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास में, वो ये 3 लोग हैं, और इनका फैसला अल्टीमेटली प्रिवेल किया। तो याद रखिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस के फैसले बटे हुए रहते हैं तो मेजॉरिटी से डिसीजन आता है। 2 जजेस ने आपका एक फैसला दिया है और 3 जजेस ने एक फैसला दिया, तो 3-2 से मेजॉरिटी का जजमेंट वो माना जाएगा जो इन 3 जजेस ने कहा है, ना कि वो माना जाएगा कि इन 2 जजेस ने कहा है। ये अपने को याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो माइनॉरिटी जजमेंट जो था, जो हमारे इन 2 जजेस ने दिया था, जस्टिस चंद्रचूड़ ने और जस्टिस संजय कृष्ण कौल ने, इस माइनॉरिटी जजमेंट में क्या कहा गया है,
queer people have fundamental right to form relationship, and state is obligated to recognize and grant legal status to such unions, so that same sex couples could avail maximum benefits provided under the law. यानी कि जो दो जजेस हैं उन्होंने इस बात को माना था, उन्होंने इनके फेवर में फैसला दिया था, इन्होंने बोला था कि क्वीर पीपल जो है इनके पास में रिलेशनशिप बनाने का फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ चॉइस इनके पास में है, और जो आपका स्टेट है, सरकार जो है, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो ना सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज करे इनका जो क्वीर कपल्स का रिलेशनशिप है, बट उसको साथ ही साथ लीगल स्टेटस भी दे, उसको जो है यूनियन या सिविल यूनियन माने। अगर ये मान लिया जाएगा तो इससे सेम सेक्स कपल्स जो हैं उनको फिर जो सिविल यूनियन के तहत में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है कानून का, वो सारा का सारा बेनिफिट इनको मिलेगा। अब ये जो है जजमेंट लागू नहीं होगा क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, सिर्फ 2 जजेस ने दिया था। जो जजमेंट लागू होगा वो कौन सा है? ये वाला जो मेजॉरिटी जजमेंट है, जो 3 लोगों ने दिया था। मेजॉरिटी जजमेंट में क्या बोला गया है? एन एंटाइटलमेंट टू लीगल रिकॉग्निशन टू राइट टू यूनियन अकिन टू मैरिज और सिविल यूनियन और कन्फरिंग लीगल स्टेटस अपॉन पार्टीज टू द रिलेशनशिप कैन ओनली बी थ्रू इनएक्टेड लॉ। मतलब ये कि अगर कोई 2 लोग साथ में रह रहे हैं, उनका एक रिलेशनशिप है, उनका एक यूनियन है, तो उस यूनियन को शादी के बराबर का दर्जा देना है या नहीं देना है, या फिर उनकी शादी को सिविल यूनियन मानना है कि नहीं मानना है, ये राइट देने का जो पावर या अथॉरिटी है, ये सिर्फ एक कानून के तहत में लाया जा सकता है, क्योंकि शादी करना या ना करना एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए आपकी शादी को सिविल, आपका लीगली स्टेट रिकॉग्निशन मिलेगा, या फिर आपके रिलेशनशिप को एक सिविल यूनियन के बराबर का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाए। बात को समझिएगा। इन लोगों ने यह बोला है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसके तहत में आप एक दर्जा दे दो। इन लोगों का कहना यह है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपके पास में, साथ रहने का अधिकार है, साथ रहो, कोई नहीं रोक रहा आपको, मगर आपके साथ रहने के बाद में जो आपका कपल बना है, इसको शादी के बराबर का दर्जा देना या ना देना, ये एक कानून के तहत में किया जा सकता है। कानून पास करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास में है। हम पार्लियामेंट को बाध्य नहीं कर सकते कानून पास करने या ना करने के लिए, तो इस पे हम आपको जो है राहत नहीं दे सकते। साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिविल यूनियन बनाने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये जो जजमेंट है ये प्रिवेल करेगा क्योंकि 3 जजेस ने दिया है, और ये जजमेंट जो है प्रिवेल नहीं करेगा क्योंकि ये 2 जजेस ने दिया है। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा फैसला है निकल कर आया है। अब ये इसलिए बहुत पाथ ब्रेकिंग हो जाता है क्योंकि इससे अब समाज में जो है एक बहुत बड़ी जो डिबेट चल रही है कि भारत अभी होमोसेक्सुअलिटी को ओपनली एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं, उस पर फिलहाल कुछ वक्त तक के लिए विराम लग गया है कि होमोसेक्सुअल कपल्स अपना प्राइवेट में जैसे रहना चाहते हैं रहें, मगर पब्लिकली अभी फिलहाल के लिए रिकॉग्निशन पॉसिबल नहीं है जब तक पार्लियामेंट अधिकार नहीं दे रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी आपके रिलीजियस ग्रुप्स हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दूसरे आपके रिलीजियस ग्रुप्स हो, सबके सब इसके खिलाफ हैं अभी तक। मतलब सबकी जो राय है वो यही है कि ये पर्टिकुलर चीज रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो फंडामेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलोगे तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, मगर जो एक मॉडर्निस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी या राइट्स हैं वो प्रिवेल करते हैं, उसकी अगर बात मानी जाए तो बहुत से लोग इसके फेवर में भी हैं। अब ये डिबेट लंबी चलेगी और थोड़ा वक्त कुछ सालों के बाद हो सकता है इसको रिकॉग्नाइज भी किया जाए जब समाज पूरी तरह से तैयार हो। इस पूरे जजमेंट में एक बात ये भी निकल कर आती है कि कोर्ट समझता है इस बात को कि समाज शायद अभी पूरी तरीके से इस तरीके की यूनियंस को सिविल एक लीगली रिकॉग्निशन देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये भी एक बात हमको इस जजमेंट से समझ में आती है। The bench refused to tinker with Special Marriage Act. Plea was filed for making the act gender neutral, but majority judgment held that. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में इन लोगों का कहना यह था कि मेल फीमेल वर्ड आप हटा दो, वहां पे आप इंडिविजुअल वर्ड डाल दो, और इससे अगर जेंडर न्यूट्रल हो जाता है तो इसके तहत में किसी भी आपके धर्म का एलजीबीटीक्यू का व्यक्ति हो या एलजीबीटीक्यू कपल हो या क्वीर कपल हो, वो शादी कर सकता है। मगर बेंच ने अल्टीमेटली ये बोल के कि भैया शादी करने का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, कानून बनाकर दिया जा सकता है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी करने से मना कर दिया, और अल्टीमेटली इसी के साथ में मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अब ये जो पूरी की पूरी प्ली लगाई गई थी, जो पूरी याचिका डाली गई थी, ये स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए डाली गई थी। मेजॉरिटी जजमेंट में मगर स्पेशल मैरिज एक्ट में छेड़खानी ना करते हुए ये बोला गया है, previous judgments on LGBTQ couples to have right to union / relationship, be it mental, emotional or sexual, flowing from the right to privacy, right to choice and autonomy. This however does not extend to a right to claim entitlement to any legal status for the union of or relationship. मतलब ये कि
इसके पहले जो आर्टिकल 377 को स्ट्रक डाउन किया गया था, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, और भी बाकी जो फैसले आए हैं, उन सारे जजमेंट्स में एक बात क्लियर है कि एलजीबीटीक्यू के कपल साथ रहना चाहते हैं रहें, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं बना लें, इमोशनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जैसा रिश्ता रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास में राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू चॉइस का अधिकार है और राइट टू ऑटोनॉमी का अधिकार है। इनके तहत में वो जिस तरीके की का अपना जो करना चाहते हैं करें। मगर हाउएवर ये जो सारे अधिकार हैं, इट डज नॉट एक्सटेंड टू द राइट टू क्लेम एंटाइटलमेंट टू एनी लीगल स्टेटस फॉर द यूनियन और द रिलेशनशिप। और क्यों नहीं, हालांकि इन सारे अधिकारों के चलते आपको आपका जो रिलेशनशिप है उसको लीगल स्टेटस दिलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। और क्यों नहीं मिल जाता वो अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है कि राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस तरीके से ये जो जजमेंट है ये बहुत पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है, एंड यहां से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। एक क्वेश्चन जो यहां से आ सकता है वो यही है कि आपका मेंस में पूछा जा सकता है कि भाई समाज अभी तैयार है तो आपके ये जो क्वीर कपल्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कितना वक्त हमें रुकना चाहिए, क्या वो कदम उठाए जा सकते हैं कि जिसकी मदद से इसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी किसी के बस में नहीं है। कोई आदमी अपनी मर्जी से होमोसेक्सुअल नहीं होता, वो या तो होमोसेक्सुअल पैदा होता है या फिर वो हेट्रोसेक्सुअल पैदा होता है, इसमें उसका बस नहीं चलता, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसके ऊपर एक सवाल इस तरीके से बन सकता है। तो आपको जवाब जो भी देना है बड़ा बैलेंस किस्म का जवाब देना है कि ठीक है आप अभी फ्रीडम ऑफ चॉइस और ये सारी चीजें दे सकते हैं, बट समाज अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, तैयार नहीं है, थोड़ा और वक्त देना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन करना चाहिए, और जो आपका मेजोरिटी जजमेंट यहां पर है उसको कोट कर सकते हैं। इसकी मदद से आप एक अच्छा जवाब मेंस में बना सकते हैं। क्वीर कपल क्या होता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता इस तरीके का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी अगर जैसे आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं कई सारे जो उनमें अगर पूछा जाए तो पूछने को एक सवाल बनता है कि क्वीर कपल क्या होता है, तो अपन ने वो भी डिस्कस कर लिया क्वीर कपल का क्या मतलब है। मैरिज को सिविल यूनियन माना जाता है, सिविल यूनियन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है वो हमने देख ली। माइनॉरिटी मेजोरिटी जजमेंट क्या होता है, अगर इसके ऊपर कुछ पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। एंड माइनॉरिटी मेजोरिटी जजमेंट वगैरह देख लिया। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी खबर को हमने डिटेल में पढ़ के खत्म किया। अब अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए तो चाहे प्री में हो चाहे मेंस में, अब आपसे बनने चाहिए। चलें, तो इस तरीके से ये खबर पूरी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। चलें, नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर में यह है कि सुप्रीम कोर्ट gave last chance to Maharashtra Assembly Speaker to set timeline for anti defection proceedings। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा चल रही है उस विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको एक लास्ट मौका दिया है, एक लास्ट अल्टीमेटम, वार्निंग, चेतावनी जो भी कहना चाहें दी है कि भैया एंटी डिफेक्शन लॉ की जो प्रोसीडिंग्स होनी है उसके लिए एक टाइमलाइन वगैरह आप सेटअप करो। अब ये न्यूज एज सच अपने काम की नहीं है, मगर क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र आया है और ये जो पूरा केस चल रहा है जिसके परिप्रेक्ष्य में या जिसके रिस्पेक्ट में ये न्यूज आई है, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख किस्म की टिप्पणियां करी थी एंटी डिफेक्शन लॉ और एंटी डिफेक्शन लॉ के रिस्पेक्ट में स्पीकर के कंडक्ट को लेकर। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है और इसलिए हमको पता होना चाहिए। अब ये काम का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है महाराष्ट्र के स्पीकर को और ये आप एंटी डिफेक्शन लॉ की टाइमलाइन वगैरह सेटअप करो, ये न्यूज अपने काम की नहीं है। अपने काम का यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए, तो वो डिस्कस करेंगे। प्लस इस न्यूज में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को एक आखिरी मौका दिया है कि यू हैव टू सेट अप द टाइमलाइन फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। खबर इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो अभी की फिलहाल महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चल रही है, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनी हुई है बीजेपी प्लस शिव सेना के उस फ्रैक्शन के बीच में जिसको अभी एकनाथ शिंदे साहब जो हैं लीड कर रहे हैं और वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हैं। साथ ही साथ एनसीपी के भी कुछ लोग बाद में इसमें शामिल हुए थे जिसके लीडर अजीत पवार साहब हैं, बट वो मैटर नहीं करता। अपनी जो मेन बातचीत है वो शिवसेना के बारे में रहेगी। देखिए, जब इलेक्शंस हुए थे तब शिवसेना इलेक्शंस वगैरह हुए उसमें बीजेपी जो थी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर निकल कर आई। शिवसेना की अपनी कुछ सीटें आई, कांग्रेस की अपनी कुछ सीटें आई। इसके अलावा जो नेशनल आपका एनसीपी है
या शरद पवार साहब की जो पार्टी है उसकी अपनी कुछ सीटें आई। अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बीजेपी सिंगल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इन तीनों ने मिलकर अपना एक सरकार बना ली। इलेक्शन जब हुआ था तो बीजेपी और शिवसेना ने साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ा था, बाद में फिर उनके बीच में कुछ विवाद हो गया इस बात को लेकर कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अल्टीमेटली फिर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, इनके पास में मेजोरिटी नहीं थी मगर ये लार्जेस्ट पार्टी थे, बाकियों के पास में भी ठीक ठाक नंबर से, तो तीनों ने मिलकर फिर एक गवर्नमेंट बना ली। इस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर बने थे उद्धव ठाकरे साहब। अब उद्धव ठाकरे साहब जो थे चीफ मिनिस्टर बने और वो गवर्नमेंट चला रहे थे। बाद में फिर जो भी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हुई होगी, जो भी अंदर की बात है, उसमें तो अपन राजनीति है, उस पर अपन कुछ ना कह सकते हैं ना अपने किसी काम की वो चीज है। मगर हुआ ये कि ये जो गवर्नमेंट है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो ये गवर्नमेंट है, इसमें जो शिवसेना थी इसमें दो फ्रैक्शंस हो गए या फिर दो फाड़ हो गए। एक फ्रैक्शन उद्धव ठाकरे साहब और एक फ्रैक्शन जो था वो एक नाथ शिंदे। इसको अपन लोग ईएनएस लिख देते हैं। एक नाथ शिंदे साहब के साथ में चला गया। अब ये जो फ्रैक्शन है यानी कि जो आपके विधायक वगैरह थे और बाकी जो आपके जो पार्टी के लोग थे जो अलग अलग इलेक्शंस जीत के किसी ना किसी पद पे बैठे हुए थे, ये दो फाड़ हो गए या फिर इनके बीच में एक डिवीजन हो गया। कुछ लोग उद्धव ठाकरे साहब के साथ में आ गए और कुछ लोग एक नाथ शिंदे साहब के साथ में आ गए। अब परिस्थितियां ऐसी बनी कि इनके पास में नंबर्स नहीं रह गए मेजोरिटी मेंटेन करने के लिए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। या फिर उसके पहले भी इनफैक्ट ये हुआ था, एक नाथ शिंदे साहब जो थे उन्होंने इनसे अलग होने की डिक्लेरेशन कर दी और ये नहीं बोला कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं, इन्होंने ये बोला कि पार्टी की मेजोरिटी का सपोर्ट मेरे पास में, इसलिए पार्टी पे अब मेरा दावा होता है, उद्धव ठाकरे साहब का दावा नहीं रहता, ये बोला इन्होंने। और बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार वगैरह बनाने की घोषणा करी बीजेपी और इन लोगों ने मिलकर। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें लेकर वो आ गए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, काफी लोगों ने इस्तीफे वगैरह दे दिए। अल्टीमेटली जो भी पॉलिटिकल मनूवरिंग हुई, एक नाथ शिंदे साहब जो हैं वो आ गए गवर्नमेंट में। अब ये चीफ मिनिस्टर बन गए बीजेपी के मेजोरिटी के साथ में, बीजेपी की समर्थन के साथ में। एंड उद्धव ठाकरे जो थे उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में केस लगा दिया। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, अब थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और उसी से रिलेटेड फिर एक प्रोविजन इस न्यूज में आया था, ये प्रोविजन क्या है थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। अब उद्धव ठाकरे साहब ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में जो केस लगाया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये करी थी कि अगर आप इस्तीफा ना देते तब तो हम कुछ कार्यवाही कर सकते थे, बट क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया तो उसमें हम लोग अब कुछ कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। बहरहाल उसमें स्पीकर का जो पूरा रोल था उसको उसके ऊपर काफी तल्ख टिप्पणियां हुई थी और यही पूरा का पूरा मुकदमा अब एंटी डिफेक्शन लॉ का चल रहा है। और उसी के रिस्पेक्ट में जो है ये स्पीकर को एक आखिरी मौका दिया गया है कि तुम एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में प्रोसीडिंग्स वगैरह करो। अब ये जो न्यूज है सच अपने कुछ खास काम की नहीं है, मगर जानना या बैकग्राउंड समझना जरूरी था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ पहले तो है क्या। भारत के संविधान में कई सारे शेड्यूल्स हैं, उसमें एक शेड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं 10th शेड्यूल। अब ये जो 10th शेड्यूल है इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन उठेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है या फिर ये जो डिफेक्शन है इसका मतलब क्या। देख, डिफेक्शन का मतलब समझते हैं पहले। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लिया और उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे लड़कर मैं लोकसभा या विधानसभा में से कहीं पर पहुंच गया। अब उस पॉलिटिकल पार्टी के जिसके टिकट पे लड़कर मैं चुनाव जीत के पहुंचा हूं, हो सकता है उनकी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे ना लड़ता तो शायद मैं इलेक्शन जीत ही ना पाता। पॉलिटिकल पार्टी का जो समर्थन था वो मुझे मिला और अल्टीमेटली मैं जीत के पहुंच गया। अब विधानसभा या लोकसभा जहां पर भी मैं जीत कर पहुंचा हूं, अब वहां पर पहुंचने के बाद कुछ वक्त रुक के मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो जैसे ही मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, मेरे ऊपर डिफेक्शन लग जाएगा। ये जो प्रक्रिया मैंने करी, ये जो हरकत मैंने करी है, इसको बोला जाता है डिफेक्शन। समझिएगा, इसको बोला जाता है डिफेक्शन। इसी तरीके से अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी जिसके टिकट पे इलेक्शन जीत कर पहुंचा हूं, अगर मैं उसके खिलाफ काम करने लगा, यानी कि जो मुझे डायरेक्शन दिए गए हैं पार्टी की तरफ से कि आप इस पर्टिकुलर मैटर के फेवर में बोलिए, मैं उसके अगेंस्ट में बोल रहा हूं। आप इस पर्टिकुलर मैटर के फेवर में वोट करिए, मैं उसके अगेंस्ट में वोट कर रहा हूं। या फिर अगर अगेंस्ट में बोलने या वोट करने के लिए कहा गया तो मैं फेवर में बोल रहा हूं या फेवर में मैं जो है वोट कर रहा हूं। कुल मिलाकर मैं पार्टी के खिलाफ काम कर रहा हूं। एक तो ये जो सारी की सारी गतिविधियां हैं इसको बोला जाता है डिफेक्शन। अब ये तो एक इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई। अच्छा, अगर
एक पॉलिटिकल पार्टी से 50 लोग अगर इलेक्शन जीतकर पहुंचे हैं, अब इन 50 में से अगर 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 30 लोगों ने इस्तीफा वगैरह दे दिया, तो फिर ये चीज भी डिफेक्शन की कैटेगरी में आएगी। एंड इस्तीफा देने के बाद में एक तो ये हो सकता है कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इस्तीफा वगैरह देकर आपका, या इस्तीफा वगैरह ना देके अगर ये पॉलिटिकल पार्टी में दो फाड़ करवा लें, पॉलिटिकल पार्टी के दो हिस्से हो जाएं, और एक हिस्सा या तो अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर दे एक नई पॉलिटिकल पार्टी, या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जाके जुड़ जाए। ये सारी की सारी हरकतें जो हैं ये कहलाती हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन के चलते होता क्या है कि सरकारों में अस्थिरता आती है, सरकारें कमजोर होती हैं। अब आधा टाइम अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट टिकेगी या नहीं टिकेगी, तो फिर आप फैसले प्रॉपर ले नहीं पाते, और इससे फिर सरकार ढंग से काम नहीं करती, तो देश का नुकसान होता है, चाहे सेंट्रल लेवल पर बात हो चाहे स्टेट लेवल पर बात हो। तो इस पूरी की पूरी जो हरकत है, जनरली यहां पर अब ये होने लगा था कि अगर कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीत कर आया है, या कुछ लोग अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीत कर आए, उसके बाद में अपोजिशन अगर उनको पैसा दे रही है, किसी और तरीके का लालच दे रही है, या उनके अपने खुद के अगर स्वार्थ है, उनको दिख रहा है कि आने वाले वक्त में दूसरी पार्टी जो है वो पावर में आ सकती है, तो फिर वो अपने पाले बदल लेते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। आपका आइडियोलॉजी के साथ में कोई कमिटमेंट नहीं और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। आप जनता के सेवक के तौर पर आए तो आपको जनता का भला देखना चाहिए। जनता ने आपको एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पे जितवाया था, या उसकी टिकट पे होने के चलते जितवाया था, आप पता चला उसी के विरोध में काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डिफेक्शन की कैटेगरी में आती हैं, और ये सब कुछ रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसको 10 शेड्यूल में रखा गया है। तो आज की तारीख में अगर आप इस तरीके की हरकत करते हो जिसको डिफेक्शन माना जाता है, तो डिफेक्शन होने पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, और एंटी डिफेक्शन लॉ लगने के चलते आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक जाती है, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि आप इस्तीफा दो, या फिर आप आप जो है सदस्यता वगैरह छोड़ो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर जीत कर आए हो उसकी सदस्यता आप छोड़ दोगे, उसके बाद भी आप इलेक्शन जीत चुके हो, संसद या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुके हो, तो आप रह सकते हो। ऐसा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में फिर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, आपकी जो ये फिर पावर्स और प्रिविलेजेस हैं ये सारी चीजें भी छिन जाएंगी। अब एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर आपने ये किया है तब तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि अगर मैं एक आदमी हूं, दो आदमी, चार आदमी, पांच आदमी है, तब तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। मगर अगर मास में या फिर बल्क में अगर आधी से ज्यादा आपकी जो सदस्य हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर जीत कर आए थे, सबने लाइन से इस्तीफा दे दिया, तब डिफेक्शन लगता है या नहीं लगता है, इसको लेकर थोड़े से इश्यूज हैं। इस बात को लेकर काफी सारे मतभेद हैं, समझिएगा इस बात को। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में 50 लोग उसकी टिकट पर जीत के पहुंचे हैं, एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया, दो ने दे दिया, तीन ने दे दिया, तब तो डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, या फिर उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया तब तो डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। मगर अगर 50 में से 40 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मास मास डिफेक्शन। मास डिफेक्शन जब होता है तब आपका आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एज इट इज अप्लाई नहीं होता। फिर उसमें यह देखा जाता है कि अब मास डिफेक्शन होने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी किसके पास में। 50 लोग थे, 40 लोगों ने छोड़ दिया, तो ये 40 लोग मेजॉरिटी हो गए, जो 10 लोग बचे वो माइनॉरिटी हो गए। ऐसी कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। ऐसी कंडीशन में ये मेजॉरिटी जो है इसको पार्टी माना जाता है, और जो 10 लोग हैं उनको फिर पार्टी नहीं माना जाता। इसी तरीके की जो है काफी सारे इसमें प्रोविजन वगैरह हैं। अब हुआ यह था कि एकनाथ शिंदे साहब ने जब आपका एकनाथ शिंदे का जो आपका पूरा का पूरा जो ग्रुप था जब वो अलग हुआ था, तो मेजॉरिटी उनके साथ में चली गई थी, या मैक्सिमम लोग उनके साथ में चले गए थे, या जिस वक्त उन्होंने अलग हुए थे तब उनके साथ मेजॉरिटी नहीं थी, मगर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और फर्दर, और उस तरह से मेजॉरिटी आ गई। इस बीच में इन्होंने जो है केस लगा दिया, जो आपका उद्धव ठाकरे ग्रुप था कि भाई क्योंकि जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे तब इनके पास में मेजॉरिटी नहीं थी। अगर 50 का हम लोग एग्जांपल लेकर चलें, 50 में से अगर 26 लोग इनके फेवर में चले जाते तब तो मेजॉरिटी आ जाती। ऐसी कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। मगर इनका कहना यह है कि सब बस समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर अलग है। जब अलग हुए थे तब मान लेते हैं कि इनके साथ में 20 लोग थे, यानी कि मेजॉरिटी नहीं थी। बाद में जुड़ते गए और अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे मेजॉरिटी बनी है। जिस वक्त मगर ये अलग हुए थे तब इनके पास में क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी, तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और कायदे से इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। और इस पर्टिकुलर चीज को लेकर जो है केस वगैरह लगाया गया था। अब इसी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जब लगता है और डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना, इंडिविजुअल आदमी का डिस्क्वालिफिकेशन हो या फिर आपका मास लेवल पर अगर आपको जो है डिस्क्वालिफिकेशन करना हो, यह फैसला लेना होता है। लोकसभा के केस में या फिर अगर राज्यसभा की बात की जाए तो उस केस में स्पीकर या चेयरमैन ये फैसला लेते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पर अगर ये नाटक हो रहा है
तो ऐसी कंडीशन में लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर जो है वो ये फैसला लेता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन फिर ये फैसला लेता है। याद रखिएगा, पार्लियामेंट के केस में अगर ये चीज हो रही है, पार्लियामेंट के लेवल पर अगर ये नाटक हो रहा है, तो फिर क्या कहानी है? लोकसभा के केस में स्पीकर कि एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते आपको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना, वो फैसला लेते हैं। राज्यसभा के केस में चेयरमैन ये फैसला लेते हैं। अगर यही चीज स्टेट के लेवल पर हो रही है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पर हो रही है, तो फिर वहां पे जो स्पीकर है वो ये फैसला लेता है। तो अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर प्रोसीडिंग्स वगैरह महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में चल रही हैं, इसके ऊपर फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को ये दिशा निर्देश दे दिए कि भैया तुम इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स वगैरह कर करा के खत्म करो। अब सामने वाला उसको लटकाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, तो फाइनली अब चेतावनी दी है कि तुम एक टाइमलाइन दो कि इतने इतने वक्त में तुम एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग्स करके पूरी कर दोगे, और तुमने क्या फैसला लिया क्या फैसला नहीं लिया वो जल्दी करके दो, ताकि ये जो केस हमारा चल रहा है इस पे फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकें और डिसाइड कर सकें कि एकनाथ शिंदे साहब का जो गुट अलग हुआ था, इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है या नहीं लगता। जो भी फैसला निकल कर आएगा उसके बेसिस पे फिर फाइनली ये डिसाइड होगा कि सरकार अभी फर्दर आगे चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा इसका क्या नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें इस बात पे निर्भर करती हैं कि स्पीकर का फैसला क्या आता है। अब यहां से अपने काम की जो एक चीज थी इस पूरी की पूरी खबर में, कि स्पीकर इन हिज कैपेसिटी एज ट्रिब्यूनल अंडर 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हियर एंड डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब यह कि अगर डिफेक्शन होता है और एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो स्पीकर फैसला करता है। जब स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर फैसला करने के लिए बैठता है तो स्पीकर एक ट्रिब्यूनल के बराबर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लक्ष्मीकांत में नहीं लिखी हुई है, द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। तो इतनी बात जो मैंने आपसे डिस्कस करी है सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए करी है कि जब स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस की प्रोसीडिंग सुनता है तब वो एक ट्रिब्यूनल की हैसियत में बैठता है। ट्रिब्यूनल की हैसियत में बैठकर वो ये सारा का सारा फैसला जो है सुनता है और वो डिसाइड करता है कि सामने वाले का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और एक सर्टेन टाइम पीरियड में फैसला हो जाएगा। फिर समझिए इस बात को, डिफेक्शन हुआ, अब डिफेक्शन होने के बाद में डिस्क्वालिफिकेशन करना है नहीं करना है, करना है तो कब तक करना है, किस आधार पे करना है, फैसला स्टेट के लेवल पर कौन लेता है? स्पीकर लेता है। जब स्पीकर ये सारी बात प्रोसीडिंग कर रहा होता है तब स्पीकर किस हैसियत में प्रोसीडिंग करता है? एक ट्रिब्यूनल की हैसियत में। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? ट्रिब्यूनल एक ऐसा कोर्ट होता है जिसके फैसले के अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, आप ट्रिब्यूनल का जो आपका फैसला होता है इसके अगेंस्ट में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप हाई कोर्ट यहां से डायरेक्ट जा सकते हो। जनरली ये होता है कि आप लोअर कोर्ट जाते हो, उस तरीके से फिर आप आगे बढ़ते हो। ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है आप इसके अगेंस्ट में डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लग गया तो स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की हैसियत से बैठता है और उसके बाद में फिर उसके फैसले के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट वगैरह अपील कर सकते हो। अब पॉइंट यह है यहाँ पे कि हम लोगों को लक्ष्मीकांत में सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है कि स्पीकर जो है वो फैसला करता है। अब यहां से क्योंकि हमको ये बात पता चलती है कि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल के हैसियत से बैठता है, तो एमसीक्यू जो बनाया जाएगा उसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट डाला जा सकता है कि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की हैसियत से बैठता है और वो इसके ऊपर फैसला देता है। तो ये एक स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है कि स्पीकर जो है एक ट्रिब्यूनल के इक्विवेलेंट हो जाता है जब एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग्स वगैरह को सुनता है। बस इतनी सी बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है, और इतना डिटेल जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो इसीलिए किया है ताकि आपके दिमाग में बात बैठी रहे। और अगर यहां से एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर एक एमसीक्यू बनता है और उसमें इस फैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल के तौर पे बैठता है या फिर इसकी अपील के अगेंस्ट में आप सिर्फ हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, तो फिर आप यहां से अब जो है इस पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पर आप उस एमसीक्यू को अटेंड कर सकते हो। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। ये न्यूज़ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम आ सकती है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में या एल्डर्स के बारे में अगर आप कुछ लिखें तो उसमें इस न्यूज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। Kerala government plans to constitute a commission for addressing issues related to welfare of state senior citizens। मतलब ये कि केरला गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि वो एक कमीशन सेटअप करेंगे जिसका मेन काम ये रहेगा कि जो स्टेट के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो उनको एड्रेस करेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि केरल में एल्डरली केयर की प्रॉब्लम जो है सीनियर सिटीजन्स की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के तौर पर निकल कर आ रही है, या फिर एक बहुत सीरियस इशू के तौर पर एल्डरली केयर का जो इशू है वो खड़ा हो रहा है। क्योंकि केरल में काफी लोग जो हैं वो गल्फ में काम करने जाते हैं। अब यंग जो लोग हैं वो अपना
काम करने के लिए चले गए, या फिर जो महिलाएं काफी बड़ी मात्रा में नर्स के तौर पे बाहर देश में या फिर देश के बाहर में वो चली जाती हैं, तो पीछे जो फैमिली छूट जाती है, जनरली बच्चे या फिर वाइफ्स वगैरह और साथ में जो एल्डरली कपल्स हैं, इनकी देखभाल का मुद्दा जो है वो काफी बड़े लेवल पर केरला में एक इशू बन रहा है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के नाम से, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने छापी है। उन्होंने ये बोला है कि 2036 तक पूरे स्टेट की बात की जाए, केरल राज्य की, तो 23% पॉपुलेशन जो है वो सीनियर सिटीजन की हो जाएगी, और इनका ध्यान रखना स्टेट की जिम्मेदारी है। अब क्योंकि ये समस्या इतने बड़े लेवल पर बढ़ रही है, या फिर ये जो सीनियर सिटीजन की जो संख्या है ये काफी बड़े लेवल पर है, और अब ये जो पूरा का पूरा एल्डरली केयर का इशू है, तो इसलिए अब इसको ध्यान में रखने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन होना जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कमीशन बनाया जा रहा है। इसी रिपोर्ट में जो नेशनल एवरेज है वो है 15% के आसपास, यानी कि 2036 तक पूरे देश में अगर देखा जाए तो सीनियर सिटीजन की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 15% हो जाएगी। तो देश के एवरेज से ठीक ठाक लगभग 11% के आसपास ज्यादा अगर केरल राज्य में ये पॉपुलेशन होने वाली है, प्रोजेक्टेड है, तो फिर जाहिर सी बात है इसके लिए कदम उठाया जा रहा है, बढ़िया है। अब ये जो कमीशन है, इस पर्टिकुलर कमीशन की जिम्मेदारियां ये हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये लोग लेंगे, एक तो मेमोरी क्लिनिक्स वगैरह ये खुलवाए जाएंगे, ताकि इन लोगों की जो मेमोरीज हैं उनको रिकॉर्ड करवाया जा सके। जैसे जैसे कई सारे लोग वक्त के साथ में चीजें भूलने लगते हैं, प्लस इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन सब चीजों को जो है रिकॉर्ड करवाया जा सके, ताकि उसका बेनिफिट लिया जा सके। डिजिटल नॉलेज इनको इम्पार्ट किया जा सके, ताकि किसी तरीके का डिजिटल फ्रॉड इनके साथ ना हो सके, और ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह ठीक ठाक तरीके से कर सकें। आज की तारीख में डिजिटल लिटरेसी के बिना आपका काम नहीं चल सकता, और एंड एल्डरलीज के साथ में दिक्कत ये आती है कि वो इतना आसानी से फोन और बाकी सारी चीजें हैंडल कर नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीजें ढंग से हैंडल कर सकें। प्लस ऐसे दूसरे प्रोग्राम्स जिसकी मदद से ये जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं इनके रिच एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज किया जा सके, ये सारी की सारी चीजें करने की जिम्मेदारी इस कमीशन के ऊपर आएगी। अब ये जो पूरी की पूरी न्यूज है ये अपने लिए इसलिए काम की है कि अगर आपके पास में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सोशल सिक्योरिटी या फिर सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है, तो वहां पे इस तरीके की कमीशन का एग्जांपल कोट कर आप नेशनल लेवल पर भी ऐसी कमीशन बनाने का एक सुझाव दे सकते हैं, और ये सारी बातें उस कमीशन के थ्रू करवाई जाएंगी। ये रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं जिसमें 15% पॉपुलेशन की बात की गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि आगे और ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इस तरीके का कमीशन बनाया जाना चाहिए जो इन सारे मुद्दों को, इन सारे मसलों को एड्रेस कर सके। तो ये हो गई हमारी केरला के की न्यूज। अब हम लोग लास्ट खबर की तरफ में बढ़ते हैं, एंड इसमें अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी ट्राइब को या किसी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देना है तो वो कैसे दिया जाएगा। अगर आप एसटी का दर्जा देना चाहते हैं तो किस तरीके से दर्जा दिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। चले इसको देखते हैं। प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ अ ग्रुप इन एसटी लिस्ट, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है उसमें किसी ट्राइब या किसी ग्रुप को अगर डालना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रपोजल इज सेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। Proposal is proceeded by center with primacy given to the opinion of Office of Registrar General of India. The Parliament finalizes the inclusion by passing the required amendment to Constitution, Scheduled Tribe Order 1950. मतलब ये कि अगर किसी राज्य में कहीं पे कोई ग्रुप है, कोई ट्राइब है जिसको अब तक शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में नहीं डाला गया, तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डालने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले वो स्टेट गवर्नमेंट जिसके स्टेट में ये ट्राइब या फिर ये ग्रुप है, वो लोग एक प्रपोजल भेजते हैं कि भाई फलानी फलानी हमारी जो ट्राइब या ग्रुप है इसको एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे प्रपोजल को स्टडी करती है, और इसमें ये प्रपोजल फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से ओपिनियन मांगी जाती है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसको एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए या ना किया जाए। अगर एसटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपनी ओपिनियन देता है कि आप कर लीजिए, तो फिर ये लोग फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके साथ में। अगर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोलता है कि नहीं इसको इनको आप शामिल ना करें, तब फिर ये उसके साथ में फॉरवर्ड नहीं बढ़ते हैं, या फिर ओवरऑल कुल मिलाकर आरजीआई की जो भी आपकी ओपिनियन है उसको प्राइमेसी दी जाती है। अगर फाइनली ये लोग डिसाइड कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हमको इस लिस्ट में इनको शामिल करना है, इस पर्टिकुलर ग्रुप को, तो फिर एक अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 के नाम से, और इसमें फिर इस पर्टिकुलर लिस्ट को, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसको इस एसटी की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जब ये प्रपोजल भेजा जाता है कि इनको शामिल किया जाए या ना किया जाए इस पर्टिकुलर लिस्ट में, आपका क्या ओपिनियन है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखता है, कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ये क्राइटेरिया 1965 में कमेटी के द्वारा सेटअप किए गए थे, जिस कमेटी का नाम है लोकुर कमेटी। अब लोकुर कमेटी ने कुछ फैक्टर्स बोले हैं जिनका आपको ध्यान रखना है या जिनको कंसिडरेशन में लेना है अगर आप किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना चाहते हो। इनका कहना यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्राइब को एसटी लिस्ट में शामिल करना चाहते हो या किसी
ग्रुप को एसटी लिस्ट में शामिल करना चाहते हो तो कुछ बातें देखो। सबसे पहले तो ये देखो कि उनके जो रहन सहन है उसमें प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं या नहीं, यानी कि पुराना टाइम पीरियड जो था एकदम आदिकाल के या फिर बहुत पुराने तौर तरीकों के से अगर वो जीते हैं या फिर उस तरीके का लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं, उसकी कुछ बातें अगर उनके लाइफस्टाइल में आपको देखने को मिलती हैं, प्रिमिटिव ट्रेड्स अगर देखने को मिलते हैं, तब आप उसको एसटी लिस्ट में शामिल करो। उनका कल्चर अगर अपने आप में डिस्टिंक्टिव है तब आप उसको शामिल करो। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अगर आपको देखने को मिलता है तब आप इनको शामिल करो, यानी कि अगर ये अपने आप में कटे हुए रहते हैं, ज्यादा किसी से मिंगल अप नहीं करते, तो आप इनको शामिल कर सकते हो। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, यानी कि बड़े लेवल पर ये पॉपुलेशन के साथ में मिलकर नहीं रहते, उनसे दूर रहते हैं, उनसे बचते हैं, तो इनको शामिल किया जा सकता है। प्लस बैकवर्डनेस, ओवरऑल अगर ये बैकवर्ड है, इनमें मॉडर्नाइजेशन नहीं है, तब इनको शामिल किया जा सकता है। अगर इनमें से कोई एक, दो या सारी क्वालिटी या ये सारी की सारे ट्रेड्स अगर पाए जाते हैं तो उस ग्रुप को एसटी लिस्ट में शामिल करवाया जा सकता है, या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिकमेंड कर सकता है कि इस ग्रुप को आपने शामिल करना चाहिए, अन्यथा फिर इसको शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, प्रिमिटिव ट्रेड्स दिखने चाहिए, खुद का एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि अपने आप में जहां पे रहते हो उसका आसपास लोगों के साथ में ज्यादा कांटेक्ट दूसरे ग्रुप्स के साथ में ना हो, प्लस शाइनेस हो कांटेक्ट में विद कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। ये सारी की सारी अगर चीजें देखने को मिलती हैं तब इनको शामिल करने के लिए बोला जाता है, वरना आप जनरली आरजीआई फिर इसको रिकमेंड नहीं करता। और अगर आरजीआई ने रिकमेंड किया तो फिर आपकी जो पार्लियामेंट है वो फिर ये कानून पास करती है या फिर ये अमेंडमेंट लाती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 और इसको फिर शामिल कर लेती है। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है जिससे किसी भी एक ट्राइब को आप एसटी की लिस्ट में शामिल करते हो या फिर नहीं करते। चलें अब लास्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। Prime Minister unveiled the Amrit Kal Vision 2047, a long-term blueprint on Indian maritime blue economy at Focal Maritime India Summit 2023 was unveiled। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक डॉक्यूमेंट को अनवील किया है, उसका अनुमोदन किया है, जिसका नाम है अमृतकाल विजन 2047। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें इंडिया की जो मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी होने वाली है, यानी कि जो हम लोग अभी जिस तरीके से अपना समुद्र के क्षेत्र में जिस तरीके से विस्तार कर रहे हैं, नेवी की बात कर ली जाए या समुद्र के रास्ते जो ट्रेड वगैरह की हम के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट 2047 तक का दिया हुआ है। The blueprint outlines strategic initiatives aimed at enhancing port facility, promoting sustainable practices, facilitating global cooperation। अब ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है इसमें तीन बातों पे फोकस किया गया है। एक तो हमारी जो पोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटीज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर हम कैपेबिलिटीज और फैसिलिटीज बढ़ाएंगे तो बड़ी मात्रा में हम लोग यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उससे हमारी इकोनॉमी पर ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगे जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ना आपके वहां का जो पूरा आपका जो ओशियन का एटमॉस्फेयर है, इकोसिस्टम है, उसको किसी तरीके का डिस्टरबेंस हमारी पोर्ट एक्टिविटीज के चलते पहुंचे, और अगर पहुंच रहा है तो मिनिमम से मिनिमम पहुंचे। तीसरा, ग्लोबल लेवल पर हम लोग कॉपरेशन बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं ताकि बड़े लेवल पर इंडिया को जो है यह इंटीग्रेट किया जा सके ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ में, एंड इसका फायदा उठा के हम अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करें और ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। अब PM underscored role of sea routes in global trade and also emphasized on the need of a reliable global supply chain in the post corona world। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरी जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ था यहां पर यह भी बोला कि ग्लोबल ट्रेड की अगर बात की जाए तो भाई सी रूट्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस रखते हैं, और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बाद में अगर आपको डेवलप करना है ज्यादा बेहतर तरीके से तो सी रूट्स के ऊपर आपको ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने एक बात और हाईलाइट करी कि जो पिछला एक दशक या 10 साल गए मोदी सरकार जब से आई है उसमें मेजर आपके जो पोर्ट्स वगैरह हैं, मेजर पोर्ट्स वगैरह की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज है उसको डबल किया गया है। इसके अलावा टर्न अराउंड टाइम जो है बड़े बड़े वेसल्स का, यानी कि बड़े बड़े जहाज जब आते हैं तो उनके आने के बाद में उसमें जितना सामान है उसको अनलोड करना और उसके बाद में उनको फ्री करना ताकि वो जा सके, या फिर एक वेसल में पूरा सामान लोड करना ताकि उसको फिर भेजा जा सके। ये जो टर्न अराउंड टाइम है, जब ये लोग आए थे तब 42 घंटे हुआ करता था, यानी कि एक जहाज को पूरी तरह खाली करने में, उसको पूरी तरह से भरने में, ताकि उसको फ्री किया जा सके आने या जाने के लिए, उसमें लगभग 42 घंटे लगते थे। तो उसको अब 24 घंटों तक ये लोग कम कर लिए हैं और इसको कम करने में लगे हैं ताकि ज्यादा जल्दी मात्रा में जहाज को लोड या अनलोड किया जा सके, ताकि जल्दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके और ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। इन सारी बातों को भी जो है प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पूरे के पूरे अमृतकाल विजन 2047 में निकल कर आती हैं। अब इसका इस्तेमाल आप मेंस के
किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या करें क्या ना करें, तो स्ट्रेटजी को कोट किया जा सकता है, या फिर इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने ये डेवलपमेंट किया है, इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, और ज्यादा इसमें 24 घंटे से काट के 10 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे किया जा सकता है। इस तरीके के सजेशन वगैरह देकर एक जवाब यहां से तैयार किया जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसका अगला जो दिन है 19 अक्टूबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने जो दूसरे जान पहचान के लोग हैं, दोस्त हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। चलें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।